जुनून एपिसोड 157। अब तक आप लोगों ने सुना तो जैकी ने मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और इस बीच में जैकी मैडम के साथ किस करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर भी जैकी ने छिपकर नैना मैडम की और अपनी कुछ ऐसी तस्वीर निकलवाई थी जहां पर लग रहा था कि नैना मैडम और जैकी किस कर रहे हैं और उन्हें वीडियो और पिक्चर्स की वजह से जैकी नैना मैडम को ब्लैकमेल कर रहा है। सक्षम की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम और विजय का तो राक्षस वाला रूप बाहर आने लगा था। अब आगे विजय गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, उसे कामिनी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बीवी को ब्लैकमेल किया। उसने मेरी बीवी के अश्लील वीडियो बनाए। जैकी चाहे दिल्ली के किसी भी कोने में छिपकर बैठा हूँ, 1 घंटे के अंदर मुझे वो मेरे सामने चाहिए। विजय सक्षम को ऑर्डर देते हुए बोलता है। सक्षम, नहीं सर, अभी हम प्रणव या जैकी पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि जियान का बेटा उनके पास है। अगर हमने कुछ भी कर तो आगे के शब्द सक्षम अधूरे ही छोड़ देता है। विजय को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि गुस्से और जल्दबाजी में आकर वो जियान के बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, एक काम करो, शोभा सिंघानिया को उठा लो। अब जियान के बेटे का पता हमें शोभा सिंघानिया बताएगी। प्रेम बिना किसी भाव के बोलता है। प्रेम की बात पर सभी राजी हो जाते हैं। कुछ समय बाद मन्नत विला। विजय और प्रेम मन्नत विला पहुंचते हैं और सामने का नजारा देखकर दोनों की ही आंखें छोटी हो जाती है। मन्नत और नैना हॉल में ही थे। नैना अपनी अलग अलग तरीके के मुंह बनाकर सेल्फी ले रही थी और मन्नत हॉल में ही रखे सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने टेबल पर आइसक्रीम के 5-6 फ्लेवर रखे हुए थे। नैना को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि नैना को पिछले 2 दिन से मन्नत विला में कैद किया गया है। बाल्की की नैना तो इस कैद को एंजॉय कर रही थी। नैना को देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि नैना किसी भी बात से दुखी है। प्रेम मन्नत के पास आते हुए टेबल पर आइसक्रीम के सभी फ्लेवर को देखा है। सभी आइसक्रीम के बॉक्स ओपन द और उन सभी बॉक्स में से कुछ आइसक्रीम मन्नत ने टेस्ट करने के लिए या फिर जो मन्नत का मन किया उसको मन्नत ने थोड़ा थोड़ा खाया था। प्रेम आइसक्रीम के बॉक्स को देखकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए एक सर्वेंट को इशारा करके बुलाता है तो सर्वेंट वहां पर जाकर मन्नत के सामने से आइसक्रीम के सभी फ्लेवर को उठाकर ले जाता है। मन्नत गुस्से में घर कर प्रेम को देखती है और फिर गुस्से में चीखकर बोलती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आइसक्रीम भी नहीं खा सकती, उसमें भी आपका प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफी, लेकिन अगर तुम इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम इस कंडीशन में कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती। इसीलिए अगर तुम इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाओगी तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें जरूर होगी। प्रेम की बात सुनकर मन्नत आगे कुछ नहीं बोलता, बस अपना छोटा सा मुंह बना लेती है। लेकिन मन्नत इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे भी नैना के पीछे खड़े होकर बोलता है, अगर तुम्हारा सेल्फी लेना हो गया हो तो मुझे प्यास लगी है। अपने पीछे से विजय की आवाज सुनकर नैना के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और नैना बिना कुछ कहे किचन की तरफ चली जाती है। विजय को नैना पर अभी भी गुस्सा था। विजय को गुस्सा था कि नैना किसी को ना सही लेकिन एक बार विजय को तो अपनी प्रॉब्लम बता सकती थी। दूसरी तरफ सिंघानिया विला। जैकी प्रणव के कमरे में आराम से सोफे पर बैठा हुआ था और शोभा जी प्रणव के बेड पर बैठी हुई थी और प्रणाम गुस्से में अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। प्रणव को नैना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रणाम गुस्से में बोलता है, विजय ने नैना को मन्नत विला में कैद कर दिया है। हमारा प्लान उसी तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से हम चाहते थे। नैना को हमारे पास हमारी बाहों में होना चाहिए था लेकिन विजय ने सारा पासा ही पलट कर रखा हुआ है और ना ही इस जियान का कुछ समझ में आ रहा है। ये भी अपने ही हिसाब से चल रहा है। जैकी तंज भारी हंसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम प्रेम और विजय के खास लोगों पर वार करोगे और तुम कामयाब हो जाओगे? प्रेम और विजय ने अपने साथ अपने ही जैसे सनकी लोगों को पाल रखा है। कुणाल और जियान प्रेम के 2 मजबूत खंबे हैं जिन्हें हिलाना नामुमकिन है और दोनों ही एक नंबर के सनकी भी है। कुणाल जितना तुम्हें सीधा और शरीफ लगता है उतना ही कुणाल खतरनाक है और जियान उसका तो क्या ही बताया जाए। ब्लैक कमांडो रह चुका है। और प्रेम की पावर, उसका सनकीपन और उसका गुस्सा कितना खतरनाक है तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा जब प्रेम ने तुम्हारे साल यानी कि ऋषभ को मारा था। पता है ना कितनी बुरी मौत दी थी ऋषभ को? उसके टुकड़े टुकड़े कर उसके ही शहर में बिखेर दिए थे और उसकी वीडियो भी वायरस की थी। और दूसरी तरफ है विजय जो कि आजकल प्रेम का सबसे घनिष्ठ मित्र बना हुआ है। सक्षम की बेरहम का सबूत मैं खुद हूँ जो तुम्हारे सामने इस हाल में बैठा हुआ हूँ कि ना तो अपने हाथ से खाना खा सकता हूँ और ना ही अपने पैरों पर चल सकता हूँ।
और दूसरी तरफ है देव जो कि शांत मगर बहुत ही खतरनाक है। विजय के हर लीगल और अनलीगल काम को देव संभालता है और विजय अपने गुस्से में और भी ज्यादा खतरनाक और सनकी बन जाता है क्योंकि विजय ने भी प्रेम के साथ मिलकर दुबई में न जाने कितने बिजनेसमैनों को मौत के घाट उतारा और उनके टुकड़े टुकड़े करके पूरे दुबई शहर में फेंक दिए थे। एपिसोड 158। अब आगे प्रणव गुस्से में जैकी को घूरते हुए बोलता है, अपने दुश्मनों की तारीफ करना हो गया हो तो अब कुछ काम की बात कर ले। मुझे भी अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने दुश्मनों की पूरी जानकारी निकालने के बाद ही मैं उनसे भिड़ा हूँ और यह मत भूलो प्रेम सिंघानिया रिश्ते में मेरा भाई लगता है। दूसरी तरफ काशी में एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी और किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। फ्लैशबैक। सक्षम लड़की को गिराने के बाद आगे बढ़ ही रहा था कि तभी लड़की जोर से चिल्लाकर बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? आप मुझे जानते नहीं हो, एक कैसे करूंगी और जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। गुंजन वशिष्ठ एडवोकेट से पंगा लिया है आपने। लड़की की बात सुनकर सक्षम पीछे पलता है और तब उसे लड़की को ध्यान से देखा है और उसे लड़की को देखकर सक्षम की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और सक्षम खुद में ही बोलता है, ओह शिट, ये तूने क्या कर दिया सक्षम? इसी लड़की से तो मिलने आया था और इसी लड़की के जरिए ही तो मैं राधिका भाभी तक पहुंच सकता हूं। आप क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, माफी मांग लेता हूं। वैसे भी ये लड़कियां अपनी गलती तो कभी मानती नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें लड़कों से सॉरी सुनने में बड़ा मजा आता है। चल बेटा, तू भी आज वही रामबाण हथियार को अपना ले। सक्षम अपने लहजे को नरम करके और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाकर लड़की के पास आता है और बोलता है, माफ करना, गलती हो गई, मैं ही देखकर नहीं चल रहा था। दरअसल मैं यहाँ पर आप ही से मिलने आया था और जल्दबाजी में आप पर ही ध्यान नहीं दिया। अभी जब आपने अपना नाम बताया तो मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का। सक्षम का इतना नर्म लहजा सुनकर गुंजन का भी गुस्सा शांत हो जाता है और गुंजन अपने मन में बोलती है, क्या बात है गुंजन, क्या परफेक्ट बंदा मिला है, माफी भी मांगता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहा है। माफ कर दे गुंजन, तभी तो तेरी बात आगे बढ़ेगी, वरना इतना अच्छा लड़का तेरे हाथ से निकल जाएगा। गुंजन अपने ख्यालों में ही थी कि तभी सक्षम गुंजन के चेहरे के आगे चुटकी बजाता है तो गुंजन अपने ख्यालों से बाहर आती है और मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, दरअसल गलती मेरी भी थी, मैं भी देखकर नहीं चल रही थी और इस वजह से हम दोनों आपस में टकरा गए, क्योंकि ना तो आप ही देखकर चल रहे थे और ना ही मैं देखकर चल रही थी, तो इस हिसाब से गलती तो हम दोनों की ही थी। वैसे आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्या आपको कोई केस से रिलेटेड बात करनी थी? सक्षम अपने माथे को स्क्रैच करते हुए बोलता है, हाँ, दरअसल मुझे आपसे ही बात करनी थी, लेकिन क्या हम किसी कॉफी शॉप में चलकर बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो? गुंजन खुशी से उछलते हुए एकदम से बोलता है, हाँ हाँ चलिए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। गुंजन का ऐसा उतावलापन देखकर सक्षम को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सक्षम सारी बातों को इग्नोर करके गुंजन के साथ एक कॉफी शॉप में चला जाता है। दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे तभी सक्षम बोलता है, आपसे जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मतलब जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था, तब एक और लड़की आपके साथ थी। वो कौन थी? गुंजन, वो तो मेरी भाभी थी, राधिका भाभी। और फिर जैसे जैसे गुंजन सक्षम के सवालों के जवाब देती है वैसे वैसे सक्षम बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी सक्षम गुंजन के सामने अपनी हैरानी नहीं जाता। फ्लैशबैक एंड। लड़की बिस्तर पर लेटे हुए खुद से बोलता है, मिस्टर सक्षम, कल हम आ रहे हैं दिल्ली आपसे मिलने के लिए अपनी भाभी के साथ। इतना बोलकर लड़की शर्मा कर बेस्ट में अपना मुंह छुपा लेती है। दूसरी तरफ दिल्ली में विजय का कमरा। विजय नैना के जिस्म में खोया हुआ था और पूरे कमरे में नैना की मदहोशी भारी सिसकियां गूंज रही थी। कमरे का माहौल काफी गर्म था और अब नैना से अपना दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि विजय नैना पर अपना गुस्सा उतर रहा था और इस वक्त नैना को अपने पेट के निचले भाग में काफी दर्द हो रहा था। नैना अपने दर्द को संभालते हुए बोलती है, विजय प्लीज रुक जाए, मुझे दर्द हो रहा है। विजय एक पल रुककर नैना के चेहरे को देखा है। नैना का चेहरा पसीने की बूंद से चमक रहा था और नैना के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और नैना की आंखों में नींद भी भरी हुई थी, लेकिन विजय नैनो को सोने नहीं दे रहा था। विजय एक पल रुककर नैना की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और फिर वापस से नैना के होठों पर अटैक करते हुए वापस से अपनी कमर की मूवमेंट को बढ़ा देता है और नैना आंखें बंद करके लाचार होकर बस विजय को बर्दाश्त करने लगती है। दूसरी तरफ मन्नत का कमरा। मन्नत काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन्नत को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मन्नत बार बार अपनी करवट बदल रही थी और अब मन्नत से बर्दाश्त नहीं होता।
मन्नत झुंझला कर केसर से खड़ी होती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। मन्नत सीधा स्टडी रूम के सामने जाती है। एक पल के लिए मन्नत दरवाजा खटखटाना के लिए सोचती है, लेकिन फिर गुस्से में सीधा स्टडी रूम के अंदर चली जाती है। प्रेम एक सोफे पर बैठा हुआ था और प्रेम का लैपटॉप उसके सामने रखा हुआ था। प्रेम ने ब्लूटूथ अपने कान में लगा रखी थी। मन्नत प्रेम को गुस्से में देखती है और फिर सीधा प्रेम की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके सीने में अपने मुंह को किसी बच्चे की तरह छिपा लेती है और फिर बच्चों की तरह बोलती है, पतिदेव आपको पता है ना कि मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। रात के 11 बज रहे हैं और आप अभी तक स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर भी आप मुझे सता रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही आपके बगैर। और तभी प्रेम की आवाज़ मन्नत के कानों में आती है, सॉरी जेंटलमैन, I cannot continue the meeting right now because my wife is not sleeping and I have to put her to sleep. क्षमा करे सज्जनों, मैं अभी बैठक जारी नहीं रख सकता क्योंकि मेरी पत्नी सो नहीं रही है और मुझे उसे सुलाना है। मन्नत अपने चेहरे को प्रेम के सीने से निकालकर अजीब नज़रों से प्रेम के चेहरे को देखने लगती है तो पाती है प्रेम मन्नत की तरफ नहीं देख रहा था। मन्नत उसे दिशा में देखती है। जिस दिशा में प्रेम देख रहा था तो मन्नत को दिखाई देता है कि लैपटॉप पर तकरीबन 5 से 6 फॉरेन आदमियों के साथ प्रेम की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। और ये देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत एकदम से प्रेम की गोद से उठने लगती है, लेकिन प्रेम मन्नत की कमर को पकड़कर उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता है। एपिसोड 159। अब आगे। जो आदमी प्रेम के साथ मीटिंग कर रहे थे उनमें से एक आदमी बोलता है, बाय द वे योर वाइफ इज सो ब्यूटिफुल मिस्टर सिंघानिया। प्रेम थैंक्स मिस्टर जॉन एंड गुड नाइट। इतना बोलकर प्रेम लैपटॉप को बंद कर देता है और मन्नत को अपनी गोद में उठाकर स्टडी रूम से अपने कमरे में लाने लगता है। मन्नत एक तक बस प्रेम के चेहरे को ही देख रही थी। प्रेम ये बात अच्छे से जानता था कि मन्नत उसे ही देख रही है, लेकिन अभी प्रेम का ध्यान सिर्फ सामने की तरफ था। प्रेम अपने कमरे में पहुंचता है और मन्नत को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से बिस्तर पर लेटर देता है। मम, ऐसी क्या देख रही हो? मन्नत बहुत ही मासूमियत से प्रेम के चेहरे को देखते हुए बोलती है, आपको गुस्सा नहीं आया? मैं इस तरह से आपकी मीटिंग के बीच में आ गई थी और आपको मेरी वजह से मीटिंग को बीच में ही छोड़ना पड़ा। प्रेम मन्नत की बगल में लेते हुए प्यार से मन्नत के माथे को सहलाने लगता है और फिर हल्का मुस्कुरा कर बोलता है, कोई भी मीटिंग या फिर बड़ी से बड़ी डील मेरी वाइफी के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ ही लोग मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। मन्नत बहुत ही मासूमियत से बोलता है, नैना से भी ज्यादा। और मन्नत की मासूमियत पर प्रेम को बहुत प्यार आता है। प्रेम प्यार से मन्नत के गाल को चूमकर बोलता है, हाँ नैना से भी ज्यादा, क्योंकि नैना अब किसी और की फर्स्ट प्रायोरिटी है और मुझे विजय पर पूरा भरोसा है। मन्नत अपने गाल को फूलकर बोलता है, किट्टू से भी ज्यादा। मन्नत की बात सुनकर प्रेम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कंज्यूरिंग में पूछता है, किट्टू कौन? किट्टू हमारा बेबी। मन्नत अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलती है और मन्नत की ऐसी क्यूट हरकत पर प्रेम को अब और भी ज्यादा प्यार आता है। प्रेम मुस्कुराकर बोलता है, नहीं हमारे किट्टू से ज्यादा नहीं। और मन्नत अपना मुंह फुला लेती है और अब प्रेम से कंट्रोल नहीं होता। प्रेम मन्नत के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है। प्रेम पहले तो बहुत ही प्यार से मन्नत को किस करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम की किस वाइल्ड होने लगती है और प्रेम थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, जिससे मन्नत को अपने होठों पर दर्द होने लगता है। प्रेम मन्नत के होठों को वाइल्ड तरीके से स्मूच करने लगता है तो मन्नत को सांस लेने भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। और तकरीबन 15 मिनट की किस के बाद प्रेम मन्नत को आज़ाद करता है और फिर प्रेम मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह मन्नत किचन में काम कर रहे थी और तभी नैना बहुत ही धीरे धीरे चलकर मन्नत के पास आती है। मन्नत नैना को देखते हैं तो नैना बहुत ही थकी हुई लग रही थी और नैना के चेहरे से भी लग रहा था जैसे नैना रात भर नहीं सोई है। मन्नत नैना की फिक्र करते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रात भर सोई नहीं थी क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नैना अपने दर्द को छिपाते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ भाभी, बस रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। और तभी मन्नत की नज़र नैना की गर्दन पर बने लव बाइट पर जाती है और फिर मन्नत ध्यान से नैना को देखते हैं तो मन्नत समझ जाती है कि विजय ने ही रात भर नैना को सोने नहीं दिया है, क्योंकि मन्नत का पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। प्रेम भी अक्सर ऐसे ही मन्नत को रात भर सोने नहीं देता था, लेकिन मन्नत को विजय और नैना के बीच में चल रही तकरार के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मन्नत की प्रेगनेंसी की वजह से मन्नत को प्रेम ने कुछ भी नहीं बताया और नैना और विजय को भी बताने से मना किया था।
मन्नत नैना को छेड़ते हुए बोलती है, सो नहीं पाए या फिर तुम्हारे प्यारे पति ने तुम्हें सोने नहीं दिया? तुम्हारे गले का निशान बता रहा है कि रात भर तुम्हारे पति ने कहीं प्यार जताया है। नैना शर्माते हुए बोलती है, क्या भाभी आप भी ना? मन्नत हंसते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, बाबा नहीं परेशान कर रही, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी और तुम्हारे प्यारे पतिदेव को भी खिला दूंगी। ठीक है जो, तुम आराम करो। नैना हल्का उदास होकर बोलती है, नहीं भाभी उनके लिए खाना बनाना है वरना वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और वैसे भी आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। लास्ट की लाइन को नैना बहुत ही धीरे से बोलता है और फिर नैना मन्नत को कुछ नहीं रहती क्योंकि प्रेम भी मन्नत के साथ ऐसा ही करता था। प्रेम को सिर्फ मन्नत की ही हाथ का खाना खाना होता था, इसीलिए प्रेम भी अक्सर खाने का ऑर्डर मन्नत पर ही चलता था। इसीलिए मन्नत नैना की कंडीशन को अच्छे से समझ जाती है और फिर नैना और मन्नत दोनों ही मिलकर खाना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ कनॉट पैलेस, दिल्ली शहर की एक फेमस जगह। शोभा जी वहां पर कुछ सामान खरीदने गई हुई थी और जैसे ही सामान लेकर शोभा जी मॉल से बाहर आते हैं, उनके सामने एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है और फिर एक झटके से दरवाजा खुलता है और कोई शोभा जी को उसे गाड़ी के अंदर खींच लेता है और शोभा जी का सारा सामान सड़क पर ही बिखर जाता है। शोभा जी चिल्लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई सफेद रुमाल से उनके मुंह को बंद कर देता है और शायद उसे रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाया गया था, इसीलिए शोभा जी जल्दी बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद शोभा जी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। शोभा जी को होश आने लगता है। थोड़ी देर तो शोभा जी को समझ में नहीं आता कि इस वक्त वह कहाँ पर है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें सब याद आने लगता है। शोभा जी एकदम से खड़े होने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उन्हें रिलायंस होता है कि इस वक्त शोभा जी को एक कुर्सी से बांधा गया है। शोभा जी जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? छोड़ो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हें अपना ये कदम बहुत ही महंगा साबित होगा। तुम नहीं जानते कौन हूँ मैं। और तभी कोई शोभा जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि शोभा जी के आगे का नज़ारा एकदम घूम जाता है। उनको सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगता है और कुछ पल बाद शोभा जी जब सामने देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शोभा जी हैरानी से बोलता है, एपिसोड 160। अब आगे शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसका सीधा सीधा असर तुम्हारे बेटे पर पड़ेगा। जितने जख्म तुम मुझे दोगे उतने ही जख्म तुम्हारे उसे छोटे से बेटे के शरीर पर पहुंचेंगे। अब तुम खुद ही सोचो, 3 साल के छोटे से बच्चों के जिस्म पर इतने जख्म क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? जियान का सब्र जवाब दे देता है। जियान गुस्से में शोभा जी की गर्दन को पकड़कर उसके गले को दबाते हुए बहुत ही गुस्से में बोलता है, मेरे बच्चे को चोट तो तू तब पहुंच जाएगी ना जब तेरी खबर तेरे बेटों तक पहुंचेगी। तभी पीछे से सक्षम आगे आते हुए शोभा जी को देखा है और अपने सीने पर हाथ बंद कर बोलता है, क्या हुआ अगर तुम्हें हम अभी जान से मार दे और तुम्हारी मौत को एक एक्सीडेंट दिखा दे तो तुम्हारा बेटा भी उसे पर यकीन कर लेगा, क्योंकि हम यकीन दिलाने में बहुत एक्सपर्ट है। ना जाने कितनी मौतें हमने ऐसी ही करी हैं और बाद में उसे एक्सीडेंट दिखा दिया। तुम्हें क्या लगता है प्रेम सर या फिर विजय सर के दुश्मन रातों रात गायब हो जाते हैं तो तुम्हें क्या लगा प्रेम सर या फिर विजय सर खुद उन्हें करने जाते हैं, खुद उन्हें गायब करते हैं? जियान, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा बेटा कहाँ है, जल्द से जल्द मुझे बता दे। तेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है मेरे बेटे का पता मुझे बताने के लिए। अगर तूने मुझे नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है तो मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद मौत की भीख मांगेगी। कुछ भी करना था लेकिन मेरे बेटे को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। जियान का इतना गुस्से वाला रूप देखकर शोभा जी अंदर तक डर से कांप जाती हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से उनका शरीर भी कांप रहा था और जियान के इस तरह गला दबाने से उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए डर की वजह से शोभा जी बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती हैं। जियान के छोड़ते ही शोभा जी जोर जोर से सांस लेने लगते हैं और अपनी सांसों को संभालते हुए ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम्हारे बेटे को प्रणाम, मेरे बेटे ने रखा है छुपाकर, मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में नहीं पता। शोभा जी के इस तरह बोलने से सक्षम अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और शोभा जी के सर पर रखकर एकदम सनकी की तरह बोलता है, यार हमने तो गलती कर दी, हमने गलत इंसान को उठा लिया, हमें ना इसके बेटे को उठाना चाहिए था। अब इसे तो कुछ पता नहीं है तुम्हारे बेटे के बारे में।
लेकिन अब अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये अपने बेटे के पास जाएगी और हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। तो एक काम करते हैं, पहले इसका काम तमाम कर देते हैं और फिर इसके बेटे को उठा लेंगे। जियान भी गुस्से में शोभा जी को घूरते हुए बोलता है, ठीक बोल रहा है, और वैसे भी मेरे बेटे को किडनैप तो इसी घटिया औरत ने किया था, तो इसे मौत तो मिलनी चाहिए। शोभा जी एकदम डरते हुए बोलते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि मैं प्रेम यानी कि तुम्हारे बॉस की बड़ी माँ हूँ, और अगर तुम्हारे बॉस को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तभी पीछे से एक दमदार आवाज सुनाई देती है, बड़ी माँ यानी कि माँ का मतलब समझती भी हैं आप, और अगर समझती तो अपने ही बेटे की बीवी को जहर नहीं देती, अपने ही बेटे की बहन का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी नहीं देती। और प्रणव रिश्ते में नैना का भी भाई लगता है, लेकिन उसने जो मेरी बहन के साथ किया है उसकी सजा भी उसे बहुत भयानक मिलेगी। प्रेम अपने चेहरे पर गुस्सा लिए शोभा जी के सामने खड़ा हो जाता है। शोभा जी को एक कुर्सी पर बांधा गया था और डर के मारे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके सामने इस वक्त 3 राक्षस खड़े थे, सक्षम, जियान और प्रेम शोभा जी की कुर्सी के दोनों हैंडल पर हाथ रखकर शोभा जी के ऊपर हल्का झुकते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, आपको मारने में मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए आराम से पूछ रहा हूँ, जियान का बेटा कहाँ है। प्रेम का गुस्सा तो शोभा जी को बहुत अच्छे से पता था, और प्रेम को अपने सामने देखकर शोभा जी को और भी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी शोभा जी अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोलती है, बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि जियान का बेटा कहाँ है। शोभा जी की बात सुनकर प्रेम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्रेम अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सीधा खड़ा होता है और फिर बिना किसी भाव के बोलता है, जियान किल हिम। जिया अपनी गन निकलता है और शोभा जी के सर पर रख देता है, और अब जब शोभा जी को एहसास होता है कि अब उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, और अब प्रेम अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा है, और नैना से तो प्रेम पहले से ही बहुत प्यार करता था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।